नमस्ते, मैं वैद्य अंकुश लक्ष्मण गराड़ जीवन अमृत आयुर्वेद चिकित्सालय से। देखिए दोस्तों, आज हम हेतु प्रत्यय चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। जनरली ये देखा जाता है कि जब भी कोई रुग्ण चिकित्सा के हेतु से चिकित्सालय में आता है, क्लिनिक में आता है, तो लक्षणों पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। लक्षण अगर बलवान है तो ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये सीमित ट्रीटमेंट है, सीमित चिकित्सा है। अगर हमें अपनर्व चिकित्सा करनी है तो हेतु बंद कर हेतु परंपरा को रोककर हेतु विपरीत चिकित्सा कर वही यश मिल सकता है जो कि अब अपनर्व चिकित्सा में मिलता है। तो अपनर्व चिकित्सा करने के लिए हेतु प्रत्यंग चिकित्सा करनी बहुत ज़रूरी है। वैसे हेतु प्रत्यंग चिकित्सा और व्याधि प्रत्यंग चिकित्सा में व्याधि प्रत्यंग चिकित्सा ये बहुत गुणकारी लगती है, इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली लगती है, लेकिन सिर्फ लक्षणों की चिकित्सा करना और लक्षण ठीक होना ये तो चिकित्सा का पहला स्टेप है। उसके बाद बहुत से ऐसे लक्षण हैं कि जिनको देखकर हमको ये समझना चाहिए कि हमारी चिकित्सा यशस्वी हुई है कि नहीं। चिकित्सा कब तक करनी चाहिए? तो विमान स्थान के 8वें अध्याय के 89 श्लोक में उन्होंने कहा है कि लक्षण उपशय ये पहला है, मतलब हमारा काम धातु साम्य है। धातु साम्य प्रस्तावित करना ये वैद्यों का काम है। तो उसकी परीक्षा क्या है, ऐसे पूछा गया, तब बताया गया कि सुख परिणमन होना चाहिए, सुख से मल प्रवृत्ति होनी चाहिए, समय पे नींद आनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, बलोपच होना चाहिए, वर्ण सुधारना चाहिए, अच्छे सपने आने चाहिए, अच्छी नींद लगनी चाहिए, समय पे नींद से जगने को होना चाहिए। ये सब हुआ तो समझो कि धातु साम्य प्रस्तावित हुआ। यहाँ धातु साम्य प्रस्तापित करते वक्त हेतु बंद कर धातु साम्य प्रस्तापित करना बहुत जरूरी है। कुर्वते ही रुचिम दोषान विपरीत सामान्यो हो। धातु वृद्धि होती है, धातु क्षय होता है। तो धातु वृद्धि में धातु वृद्धि है तो उसको धातु समावस्था में लाने के लिए लेखन या फिर अपतर्पण चिकित्सा करनी जरूरी है। और धातु क्षय है तो धातु का समावस्था बनाने के लिए संतर्पण चिकित्सा करनी बहुत ज़रूरी है। और हेतु क्या है इसके ऊपर ही निर्भर होता है। उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर कोई पेशेंट हाइपर एसिडिटी लेकर हमारे पास आता है तो हम रुग्ण इतिहास लेते वक्त अगर हमें पता चलता है कि पेशेंट कहता है कि सर मैं दुग्धपान कर रहा हूँ, मैं शीतल जल ले रहा हूँ, मैं तीखा कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, फिर भी मुझे हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो यह हाइपर एसिडिटी को हम पित्त से वृद्ध ऐसे समझकर अगर हम शीत वीर्यात्मक दवा ज़्यादा देते हैं, मधुर रसात्मक दवा ज़्यादा देते हैं, तो उसका पित्त बढ़ने वाला है, क्योंकि वो कफ पित्त डिसीज है। यहाँ कटु रस के सेवन का जिक्र पेशेंट नहीं कर रहा है, या फिर वो बोले कि मैं तीखा बिल्कुल नहीं खाता। उलट पक्षी अगर वो मधुर रस का सेवन करता है या फिर द्रवपान करता है तो उसको हाइपर एसिडिटी होती है। तो ये परतंत्र पित्त प्रकोप है, इसलिए हमें यहाँ कफ पित्त चिकित्सा करनी चाहिए। भले यहाँ जलन है, शीत स्नान करना चाहिए ज़रूरी, लेकिन तिक्त रुक्ष जो कि कफ पित्तात्मक है ऐसा करना चाहिए। कभी कभी अगर शीत पदार्थों का सेवन किया है उन्होंने और शीत हेतु बलवान मिलते हैं तो हमें उष्ण चीज़ें वहाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। और इसका संदर्भ गृहिणी चिकित्सा के 15वें अध्याय के 45 से लेकर 49 तक श्लोक में आता है कि अगर वो अजीर्ण है, अजीर्ण से आम बनता है, और वो अगर पित्त से मिलित होता है तो पित्त समान लक्षण देता है, वो मूत्र से मिलित होता है तो मूत्र में दाहादि लक्षण देता है, अगर वो कफ से मिल जाता है आम तो कफ जन्य विकार देता है। तो ये परतंत्र प्रकोप है, ये समझना जरूरी है। दूसरा उदाहरण अगर हम लेने जाएंगे तो संधिशूल में लेते हैं। मैं आमवात या वातरक्त या संधिगत वात ऐसे नहीं बोलूँगा, संधिशूल है पेशेंट को संधिशूल है, उसके साथ शोथ है और तेल लगाने से उसका उसका शूल बढ़ रहा है, तो वो रुक्ष करने से और रुक्ष उष्ण करने से अगर वात कम हो रहा है तो वो परतंत्रवात प्रकोप है, उसको आप सामवात भी बोल सकते हो। निरमवात में अगर हम रुक्ष और उष्ण चिकित्सा करेंगे तो लक्षणों की वृद्धि होगी, और अगर हम सामवात में स्निग्ध इस्तेमाल करेंगे तो उसकी लक्षणों में वृद्धि होगी, ये देखने को मिलता है। इसलिए जब भी हम हेतु ढूंढ कर हेतु को बंद कर
चिकित्सा करते हैं तो हमको निश्चित यश मिलता है। और इसलिए अष्टांग संग्रह के 23वें अध्याय के दूसरे श्लोक में वो कहा गया है कि कौन से आहार से हेतु बना है, कौन से विहार से बना है, शीत गुण से बना है, लघु गुण से बना है, तो उसके हिसाब से आपको चिकित्सा करनी चाहिए। अगर दिवास्वाप से कफ पित्त बढ़ता है और वो स्निग्ध और अभिसंधि है तो आपको दिवास्वाप बंद करके रुक्ष और अनभिसंधि दवा देंगे, पाचन करेंगे, तो ही वो पेशेंट ठीक होगा। अन्यथा दिवास्वाप करने की वजह से जो मेद दृष्टि होती है, रक्त दृष्टि होती है, मांस दृष्टि होती है, वो होती ही रहेगी। हेतु परंपरा चलती रहेगी तो व्याधि परंपरा भी चलती रहेगी। तो इसलिए हेतु देखना, हेतु का अंशांश देखना और उसके अनुसार चिकित्सा करना, इसे तत्प्रतिपक्षात आशु सिद्ध्यति ऐसे बोला गया है। मतलब अगर हम उसके विपरीत, हेतु के विपरीत चिकित्सा करते हैं तो तुरंत यश मिलता है। प्रायः करोति हरतत् कर्मण्येति भेषजम्, 24 आवर्स में हमको रिजल्ट मिलना चाहिए और ऐसा होता है। इसलिए हेतु, एक एग्जाम्पल, पेशेंट का जानुसंधि शूल है, पेशेंट ज़्यादा खड़ा रह रहा है, ज़्यादा चल रहा है और ऐसी चीज़ है कि बार बार वहाँ उसको आघात हो रहा है, तो जब तक आप आघात बंद नहीं करेंगे, जब तक आप चलना बंद नहीं करेंगे ज़्यादा और जब तक उसको रेस्ट नहीं देंगे, तब तक वो वात शमन नहीं होगा। ऑल्दो हमको धातु वृद्धि करने वाली, अस्थि धातु को बल देने वाली, स्निग्ध उष्ण संतर्पण करने वाली चिकित्सा करनी ज़रूरी है, लेकिन पहले हेतु बंद करके ही हम अगर ये करेंगे तो रिजल्ट मिलता है। अगर कोई पेशेंट अल्कोहल का अति सेवन कर रहा है, उससे उससे कामला हुई है या फिर यकृत वृद्धि हुई है तो हम, और फैटी लिवर है, तो हमारे यहाँ मेदोवाहिनी दुष्यंती वारुणाश्चाति सेवन ऐसे कहा गया है। तो वहाँ अगर आप वारुणी मतलब मद्य का सेवन बंद नहीं करेंगे और सिर्फ लेखन चिकित्सा करेंगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए हेतु प्रत्येक चिकित्सा करते वक्त हेतु को जानना बहुत ज़रूरी है। हेतु का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। हेतुओं से ही पता चलता है कि व्याधि स्वतंत्र है या परतंत्र है। हाँ, कभी कभी लक्षण बलवान होते हैं तो तब हमें लक्षणों की चिकित्सा भी करनी चाहिए, लेकिन लक्षणों के साथ साथ अगर आप हेतु प्रत्यय चिकित्सा करते हैं तो यश मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हेतु प्रत्यय चिकित्सा यही प्रधान चिकित्सा है। मैं वापस बोलता हूँ, बलवंतम उपद्रवम तृणम चिकित्सा, ऐसा संदर्भ अष्टांग में आया हुआ है, लेकिन फिर भी हेतु को ध्यान में रखना जरूरी है। लक्षणों की चिकित्सा करो, जरूर करनी चाहिए। दाह है शीत दो, जब अति दाह है तो शीत दो, लेकिन जो स्निग्ध नहीं है फिर भी दाह कम कर रहा है, जो उष्ण नहीं है फिर भी अग्नि को वृद्ध कर रहा है, ऐसा गुरुचरिगण अगर आप देते हो, उसमें आया हुआ है कि दाह दाह तृष्णाग्नम अग्निकृत, दाह कम करता है, तृष्णा कम करता है, अग्नि बढ़ाता है। तो ऐसे गुरुचर्य कषाय जैसे दवा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हेतु देखिए, हेतु अगर शीत स्निग्ध अभिसंधि है तो हमको उष्ण रुक्ष अनभिसंधि द्रव्य इस्तेमाल करने बहुत ज़रूरी है। हेतु अगर वेगावरोध का है और उससे मूत्रपुच्छ हुआ है तो औपीडक देंगे, जरूर देंगे, लेकिन वेग आने पर मूत्र प्रवृत्ति करना, अनुलोमन करना, मूत्र का अनुलोमन करना, अपन का अनुलोमन करना, ये सबसे पहली चिकित्सा है और इसलिए हेतु बंद करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट को बार बार खांसी आ रही है, पेशेंट को रिकरेंट क्रॉनिक कफ है और हम पूछते हैं कि आप रात को सोते वक्त पानी पीते हो क्या, और अगर पेशेंट हाँ बोलता है तो अगर रात का पानी हमने बंद नहीं किया तो अपनर्व चिकित्सा नहीं होगी। बहुत से बार ऐसे देखा जाता है कि अभी वातस्पास होता है, पेशेंट ने दूध पिया हुआ है, कोल्ड ड्रिंक पिए हुए है, वहाँ शीत, ये एक ही वात वृद्धि कर हेतु मिलता है। कफ में भी शीत है, लेकिन कफ में शीत उष्ण है, लेकिन बहुत बार अभिसंधि पदार्थ लेने के बाद भी, कफकर पदार्थों का अधिक सेवन करने की वजह से भी शुष्क का दिखाई देता है। तो ये परतंत्र वातस्पास है, मतलब कफ के अवरोध की वजह से, वहाँ स्थानिक अवरोध होने की वजह से उदरीय के मार्गात विषावरोध जल में से बोला गया है काश्वास चिकित्सा में। मतलब किसी पदार्थ के अवरोध होने की वजह से, किसी हेतु के अवरोध होने की वजह से वहाँ का जल पीछे आकर वो तकलीफ हो रहा है, तो वहाँ हमको कफवात चिकित्सा करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ शुष्क काश से इसलिए तुरंत स्निग्धपान करना ये सही नहीं है। नागरादि योग, फिर पत्थर कस्तुभ मदरादि योग जैसे योग है जो कफवात कम करते हैं, पत्सकादिगण जैसे जो है कफवात कम करते हैं, ये देने के बाद शुद्ध वातज अवस्था में होगा, तब आपको स्थानिक स्नेहन, स्वेदन और तैलपान या फिर घृतपान करना इष्ट होगा।
अन्यथा पेशेंट के हेतु वृद्धि होने की वजह से लक्षण में वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, शुद्ध चिकित्सा वही चिकित्सा है जो कि चिकित्सा करते वक्त अन्य बीमारी उत्पन्न नहीं करती है। अगर ऐसा होता है तो वो शुद्ध चिकित्सा नहीं है। फिर वातज कम करने के लिए कोई दवा दी और स्निग्ध दिया और कफ बढ़ गया और वो कफ में कन्वर्टेड हो गया और प्लूरसी हो गई या फिर प्लूरल डिफ्यूजन करना पड़ा, तो बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए हेतु अगर द्रव है तो उसके विपरीत, हेतु अगर शीत है तो उसके विपरीत, हेतु अगर रुक्ष है तो उसके विपरीत, ये समझ के ही हमको चिकित्सा करनी चाहिए। धन्यवाद।